हेलो, नमस्कार। आज हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है उच्च न्यायालय। भारतीय संविधान द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह दो या दो से अधिक राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय को स्थापित कर सकती है। संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 214 के से 231 तक राज्यों के उच्च न्यायालयों के गठन, क्षेत्राधिकार शक्तियों आदि के बारे में प्रावधान उल्लिखित हैं। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 231 के अनुसार संसद विधि द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों और किसी संघ शासित प्रदेश के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। उच्च न्यायालय नाम, स्थापना, अधिकारिता और मुख्य पीठ। इलाहाबाद 1866 में इसकी स्थापना हुई और ये उत्तर प्रदेश में है। इलाहाबाद पीठ लखनऊ। आंध्र प्रदेश 1 जनवरी 2019। आंध्र प्रदेश अमरावती में। बॉम्बे हाई कोर्ट 1862। महाराष्ट्र गोवा, दादरा और नागर हवेली तथा दमन दीव ये मुंबई में है। कलकत्ता छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुवाहाटी गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक और केरल। मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पटना, पंजाब एवं हरियाणा, राजस्थान, सिक्किम, उत्तराखंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, तेलंगाना ये सब स्थित हैं। प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लिया जाता है। अलग अलग उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है। राष्ट्रपति कार्य की आवश्यकता अनुसार समय समय पर इनकी संख्या निर्धारित करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संबंधित राज्य के राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त की अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष है। इससे पूर्व भी वे राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी उसी प्रक्रिया से पद मुक्त किया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद मुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख तथा अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। केंद्र शासित प्रदेशों में एकमात्र दिल्ली के पास ही अपना उच्च न्यायालय है। भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम तत्कालीन कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी। उच्च न्यायालय की शक्तियां। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद, नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रवर्तन, संविधान की व्याख्या के संबंध में अधीनस्थ न्यायालयों से स्थानांतरित मामले, अधिकारिकता का मामला, वसीयत, विवाह, तलाक, कंपनी कानून एवं न्यायालय की अवमानना आदि आते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत उच्च न्यायालय एक अपीलीय न्यायालय है। यहाँ अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। यहाँ दीवानी एवं फौजदारी मामलों की अपील भी की जा सकती है। अनुच्छेद 226 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण बनाए रखता है। पर्यवेक्षण की शक्ति के क्षेत्र में उच्च न्यायालय को व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। इसमें प्रशासनिक पर्यवेक्षण के साथ न्यायिक पर्यवेक्षण भी शामिल है। महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है तथा इसके कर्तव्यों में भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देना और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कार्यों का पालन करना शामिल होता है जो राष्ट्रपति समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे। अनुच्छेद 76(1) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी पद पर नियुक्त करता है।
महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो राष्ट्रपति निर्धारित करे, किंतु वह न तो सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी है और न सरकारी सेवक। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और एक अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में या उसकी समिति की बैठक में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 88 के अनुसार, अनुच्छेद 105 के अनुसार अपने पद के आधार पर उसे संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार हैं। अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी अर्थात एडवोकेट जनरल होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राज्यपाल राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महाधिवक्ता को राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। महाधिवक्ता विधानमंडल का सदस्य नहीं होते हुए भी कार्यवाही में भाग ले सकता है और संबोधित कर सकता है, परंतु मत नहीं दे सकता। महाधिवक्ता राज्यपाल द्वारा दिए गए समस्त विधिक कार्यों का संपादन करता है। अब इसमें क्या है, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का मासिक वेतन। राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और मुख्य चुनाव आयुक्त। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत सरकार में एक महत्वपूर्ण पद नियंत्रक महालेखा परीक्षक का है, जो देश की समस्त वित्तीय प्रणाली का नियंत्रण करता है। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। यह सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। वह भारत की सब परीक्षा और लेखा प्रणालियों का निष्पक्ष प्रधान होता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यदि इससे पूर्व वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेगा। यह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन किसी भी पद को ग्रहण नहीं कर सकता है। यद्यपि राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, किंतु इसे उसी रीति के आधार पर संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर हटाया जा सकता है। जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, वह केंद्र सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, जो उसे संसद के पटल पर रखवाते हैं। वह राज्य सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, जो उसे विधानमंडल के पटल पर रखवाते हैं। भारत की संचित निधि। अनुच्छेद 266 के तहत भारत और राज्यों की संचित निधियों को लोक लेखा का प्रावधान किया गया है। संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके ही कोई धनराशि भारत की संचित निधि से निकालकर व्यय की जाती है। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय नंबर 1 राष्ट्रपति का वेतन, भत्ता एवं अन्य व्यय, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा राज्य सभापति और उपसभापति के वेतन एवं भत्ते, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ता तथा पेंशन और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन तथा भत्ता तथा पेंशन आदि। आस्क्यमता निधि। संविधान का अनुच्छेद 267 संसद और राज्य विधानमंडल को भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि सृजित करने की शक्ति देता है। इस निधि का गठन भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 द्वारा किया गया है। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।